आइए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट के बारे में। नॉर्मली बच्चों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हुए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि किस तरीके से बनता है, किस जगह पे कौन सा आइटम आता है, किसके बाद क्या हेड आता है, क्या उसकी कैलकुलेशन होती है, कौन से आइटम इसमें आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। उन सभी के ऊपर हमारा ये टॉपिक है, जिससे इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बाकी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी काम करती है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपकी शुरुआत जो होती है वो होती है सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। आपको क्वेश्चन में सरप्लस दे रखा होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो सरप्लस जो होता है वो प्रॉफिट होता है आपका, जो कि आफ्टर होता है टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मीन्स जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो आपने टैक्स को उसमें से एडजस्ट कर रखा होगा, डिविडेंड को एडजस्ट कर रखा होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम EOI शॉर्ट में लिखा हुआ है, इनको भी एडजस्ट किया होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं, एक तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने टैक्स एडजस्ट किया होगा, फिर डिविडेंड एडजस्ट किया होगा और फिर लास्ट में आपने EOI एडजस्ट किया होगा। तो हम जब इस फॉर्मेट को बनाते हैं शुरुआती EOI से करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास दो तरह का हो सकता है, एक लॉस नेचर का हो सकता है और एक इनकम नेचर का हो सकता है। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो याद करो आप लॉस को ऑलरेडी उसमें से माइनस कर देते हो। हमें लॉस क्योंकि माइनस कर रखा है तो उसको हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर से नेट प्रॉफिट बिफोर तक जाना है, यहां तक पहुंचना है। तो आफ्टर मतलब ये चीज हमने एडजस्ट कर रखी है, बिफोर मतलब ये चीज एडजस्ट नहीं करी होती तो क्या अमाउंट होती है, या एडजस्ट करने से पहले जो अमाउंट होती है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस था तो वो आपने माइनस कर रखा होगा निकालते हुए, तो हमें बिफोर बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर इनकम नेचर है तो वो आपने क्या करा होगा, इसके अंदर प्लस कर रखी होगी इनकम, तो उस इनकम को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर लॉस की बात करूं तो लॉस के अंदर आपके पास एक तरह से लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हो सकता है। इस तरह के जो आपके पास नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं। इनकम के अंदर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, इनकम टैक्स रिफंड मिल जाता है, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाता है। तो इनकम आपने प्लस कर रखी होगी तो उसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड हमारे पास क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर हमारे पास पैसा लगाता है, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे प्रेफरेंस वाला हो, तो उसको ईयर एंड पर एक जो प्रॉफिट होता है वो डिक्लेयर किया जाता है कि हम इतना पैसा आपको देंगे, जो अप्रूव कर दिया जाता है शेयर होल्डर के थ्रू। इस पैसे को हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड साल के एंड पे होता है तो उसे प्रपोज बोलते हैं, और साल के बीच में पे किया जाता है तो उसको इंटीरियम बोलते हैं। तो दोनों डिविडेंड की बात करेंगे, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटीरियम हो। प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो प्लस किया जाएगा। बेसिकली ये आपके पास एक ऐसा आइटम होता है जो एक साल खत्म होने के बाद बनता है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। तो एजीएम के अंदर इसे किया जाता है। तो AS4 जो होता है वो कहता है भाई कोई भी आइटम जो बैलेंस शीट के बाद होता है उसको आप कंटीजेंसी के तौर पे दिखाते हो। तो उसे हम क्या करते हैं, उसमें 2 साल का डेटा गिवन होगा तो आपको कौन सा यूज करना होगा, प्रीवियस ईयर। नॉर्मली बैलेंस शीट के बाद अगर ये नोट्स में लिखा हुआ मिलता है तो इसमें 2 साल के डेटा में से आपके पास करंट ईयर प्रीवियस ईयर में से किसका यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर। बाकी इसके ऊपर कुछ नोट्स है, भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस आती है कि प्रीवियस ईयर कब लेना है, कभी कभी इसमें करंट ईयर भी आता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर भी आता है। तो इसके लिए नोट नंबर 3 और 4 बता रखे हैं। नोट 3 में ये कहा गया कि अगर प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको बता रखा है कि इसको एडजस्टमेंट में दे रखा है, मतलब नोट्स में लिखा हुआ दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो आपके पास वो लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, यानी यहाँ पे नॉर्मली प्रीवियस ईयर ही लिया जाता है। लेकिन यही डेटा अगर आपके पास प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे दिखाई दे आपको, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही दिखाई देंगे। तो आपको उसमें से जब इसे यूज करना तो उस केस में करंट ईयर का यूज होगा। डिविडेंड इज टेकन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड जो प्रीवियस होता है वो आप कहाँ पे लेते हो, फाइनेंसिंग में। यानी डिविडेंड अगर आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा तो एडजस्टमेंट के अंदर का आपको हमेशा प्रीवियस ईयर यूज करना होगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ मिलता है प्रपोज डिविडेंड तो आप करंट और प्रीवियस में से करंट ईयर का यूज करोगे, डिपेंड करेगा कहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आता है इंटीरियम। इंटीरियम डिविडेंड भी आपने ऑलरेडी प्रॉफिट निकालते हुए माइनस कर रखा होगा तो उसे भी क्या करा जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है टैक्स। टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया होगा तो आपने पहले प्रोविजन क्रिएट किया होगा उसका। तो प्रोविजन जो क्रिएट किया जाता है P&L में करा होगा। P&L में हमेशा कौन सा यूज होता है, बेसिकली करंट ईयर या मेड वाला। कई बार इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है पेड और मेड वगैरह, तो आपको मेड यूज करना होता है। इसके अलावा आपके पास एक नाम है
जो इनमें नहीं लिखा, ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो रिजर्व, ये भी एक तरह से आपके पास पैसा बचा हुआ होता है, इसको भी इसमें क्या कर दिया जाता है, एड बैक। इन सबको करने के बाद तो आपके पास निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड ईओआई। यहाँ पे आफ्टर था तो आफ्टर से आपको बिफोर बनाना होता है, यानी पहले ए दे रखा है वहां से बी की तरफ, यानी आफ्टर से बिफोर की तरफ आपको जाना होता है। इतना काम आप चाहो तो इस फॉर्मेट में कर सकते हो, वरना कुछ लोग इसे कहा कर सकते हैं, वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। फिर ये जो नेट प्रॉफिट है आपके पास, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाने की बात करता है, यानी नेट हमें जो चाहिए वो कैश फ्लो चाहिए, कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस के कोर ऑपरेशन से जो आपने पैसा कमाया उसकी बात हो रही है। तो इसमें वो चीजें हटा दी जाती हैं जो बिजनेस की नहीं है, यानी ऐसे इनकम, ऐसे एक्सपेंसेस जो पी&एल में आपने दिखाए तो थे, लेकिन वो इनकम और एक्सपेंस आपके पास बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, उनको हटाना पड़ेगा। कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं, कुछ इनकम ऐसी भी होती है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग तो होती हैं, लेकिन जिनकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं होता या ना कैश का इनफ्लो होता। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस के आइटम नहीं है, उनको हटाया जाएगा। हटाने का मतलब हमने पी&एल बनाया होगा तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे उनको एक्सपेंस थे तो माइनस कर दिया होगा, लॉस थे तो माइनस करा होगा, इनकम होंगी तो प्लस कर रखा होगा। तो हमें बिफोर चाहिए, तो बिफोर के लिए क्या करना होगा, उनमें से वो सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। दूसरा, नॉन कैश आइटम बताया कि ऐसे आइटम जो बिजनेस के अंदर है तो खर्चे ही, बिजनेस के ही है, ऑपरेटिंग है, बट इनकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, ये कुछ आइटम्स है जिनको आपको प्लस माइनस करना होगा। पहले मैं बिजनेस के आइटम दे रहा हूं जो नॉन कैश होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन आपको पता है कि एक्सपेंस होता है, लेकिन क्या उसका कोई आउटफ्लो होता है हमारी जेब से, नहीं होता, इसीलिए उसको एड बैक कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। कई बार आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उनकी वैल्यू भी रिड्यूस होती है ड्यू टू अमोर्टाइजेशन के नाम से, तो उसको भी इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट जो भी आपकी है। इसके अलावा आपने प्रोविजन क्रिएट किया होता है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स पे जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो ये सेंस होता है कि हमारे जो डेटर्स हैं उनकी वजह से हमारा फ्यूचर में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पैसा नहीं देंगे, तो शक है। अगर शक हम क्रिएट करते हैं तो क्या किसी को पैसा देना पड़ता है, कोई आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए नॉन कैश बोल रहे हैं, और इसको भी इसमें प्लस किया जाएगा अगर इंक्रीज होता है। मतलब हमें लगता था 10,000 से प्रोविजन 11,000 का हो जाएगा, तो 1,000 का प्रोविजन हमने पी&एल में क्रिएट करा होगा। अब ये जो पी&एल में हमने क्रिएट करा है, मेड किया, वो हमारे पास एक तरह से क्या हो गया, एक्सपेंस की फॉर्म में दिखेगा तो सही, लेकिन क्या इसकी वजह से आउटफ्लो होगा, नहीं होगा, इसलिए इसको एड बैक किया जा रहा है। इसके अलावा 3 आइटम जो आपको बताएं शुरू के, वो आइटम है जो बिजनेस के ही है, लेकिन बिजनेस की वजह से इनका आउटफ्लो नहीं होता। दूसरा, आपके पास 3 आइटम ऐसे लिखे हैं प्लस के अंदर ही जो बिजनेस के नहीं है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे कि आपको लॉस हो जाता है किसी एसेट्स को बेचने पे, क्या बिजनेस का काम एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को बेचना होता है, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना होता है। तो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के बेचने पर अगर हमें लॉस होता है तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, जो कि इन्वेस्टिंग का पार्ट बनता है, इन्वेस्टिंग में एडजस्ट किया जाता है इसको। तो यहां से क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। हटाने का मतलब जब प्रॉफिट निकाला होगा आपने नेट प्रॉफिट, तो लॉस को माइनस कर रखा होगा, तो उसके लिए इसको वापस हटाना है, तो उसको एड बैक कर दिया। इसी तरह से आप बैंक से लोन लेते हो या किसी और पर्सन से लोन लेते हो या कंपनी में डिवेंचर वगैरह इश्यू होते हैं, तो उनके साथ आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है। ये जो इंटरेस्ट एलिमेंट होता है हमारे पास, ये भी एक तरह का हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये आपने उधार लिया है, उस वजह से पैसा देना पड़ रहा है, जो कि फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग में इसे कंसीडर नहीं किया जाता, तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके अलावा आपने डिबेंचर्स वगैरह याद होगा, उनको वापस करते टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम भी देना पड़ता है। आपके पास प्रीमियम और रिडम्पशन आपने पढ़ा होगा, रिडम्पशन विद टर्म्स ऑफ, मतलब डिबेंचर को रिडीम किया जाता है विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ, उनकी बात की जाती है। उनमें डिबेंचर को जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा वापस करने के लिए बोलते हो तो उसे प्रीमियम और रिडम्पशन बोलते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन आपका एक एक्सपेंस होता है, इसको राइट ऑफ नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जाता है, पहली प्रायोरिटी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप किससे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। जनरली साइंस में हमें कुछ नहीं बता रखा तो हम ये मानते हैं कि उसके स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से करा होगा। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से किया तो पी&एल में से एक्सपेंस दिखाया गया होगा, एक्सपेंस दिखाया तो आपने उसको प्रॉफिट निकालते टाइम पे एडजस्ट कर रखा, माइनस करा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि ये प्रीमियम जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उधार लेने की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो ये जो 6 आइटम है उसमें 3 तो बिजनेस के ही हैं जो कि नॉन कैश आइटम बताए थे, 3 आपके पास नॉन ऑपरेटिंग है जो कि बिजनेस के नहीं है, ये या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है या ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। फिर मैंने 5 लिखे हैं, इसमें पहला ऑपरेटिंग का ही पार्ट लिखा है।
इसमें कहता है अगर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो जाता है, आपको लगता है कि पैसा फ्यूचर में कम डूबेगा पहले के कंपैरिजन में, तो क्या उसकी वजह से पैसा रिकवर हो जाता है? नहीं होता, लेकिन आप उसे इनकम दिखा देते हो पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल में जब हम डेबिट लिखते हैं तो नॉर्मली ये सेंस होता है कि हमने वो पैसा पे कर दिया होगा, लेकिन आपको पता होगा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पे नहीं होते, उनकी वजह से पैसा जाता नहीं, वो आपके पास ही होता है। कई बार पी एंड एल में क्रेडिट भी कर देते हैं जिसका सेंस होता है कि हमारे पास पैसा आया होगा, लेकिन उनकी वजह से एक्चुअल में कैश का इनफ्लो नहीं होता। तो ऐसी इनकम या ऐसे एक्सपेंस जिनकी वजह से पैसे का आना जाना नहीं हुआ, उनको भी यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो 4 आइटम लिखे हैं अगले, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं कि मान लीजिए आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की थी या कोई आपने एसेट्स खरीदी थी, उसको बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट होता है ये भी आपके पास क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बिजनेस के अदर देन एक्टिविटी है। गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के अलावा जो भी आप काम कर रहे हो जिससे आपको अदर इनकम क्रिएट हो रही है, वो आपके पास किस में आएगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालते टाइम पे, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे इसको प्लस कर रखा होगा, तो हटाना पड़ेगा। रेंट रिसीव करा होगा तो आपने कोई प्रॉपर्टी ली होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट की है, वहां से आपको रेंट मिलता है, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे इनकम प्लस की गई होगी। इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, तो इंटरेस्ट जो आपको मिला होगा वो भी किस वजह से मिला होगा? आपने किसी को पैसा ब्याज पर दिया होगा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है हमें। डिविडेंड कब मिलता है? किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स की फॉर्म में, तो उस कंपनी से हमें प्रॉफिट का एक शेयर मिलता है, यानी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से हटाएंगे। इसीलिए लिखा है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम में चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, वो आपको हटाने होंगे। इसके अलावा नॉन कैश आइटम जो आपके पास होते हैं, जो इनकम भी हो सकती है एक्सपेंस भी हो सकते हैं, वो बिजनेस के हो सकते हैं, तो उनको अभी आपको क्या करना होता है? हटाना होता है। हटाना इसलिए क्योंकि वो एक्चुअल में आउटफ्लो कैश का नहीं हुआ या इनफ्लो नहीं हुआ। जैसे ही आप नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए थे बिफोर से, तो अब नेट प्रॉफिट से आप जनरेट कर लेते हो अपने पास कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमें जो कैश फ्लो चाहिए वो बिजनेस का चाहिए, और बिजनेस के लिए बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस के प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर तक आ गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर भी कौन सा है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा है जिसके अंदर अभी भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कंसिडर नहीं किया, तो हमें इसके अंदर किसको कंसिडर करना पड़ता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कैसे करते हैं? वर्किंग कैपिटल में आपको पता होगा दो चीजों का रिलेशन होता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ये आपके पास दो चीजों का रिलेशन होता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी इसमें कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का ही पार्ट होता है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के आए दिन के क्या नाम है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज दोनों ही आती हैं। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट्स बढ़ने और घटने की वजह से पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो होता होगा। सोचकर देखते हैं, करंट एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्या होता है? जैसे एक स्टॉक है 10,000 से वो 15,000 का दिख रहा है, पहले 10,000 का था बिगनिंग में, 15,000 हो गया, तो 5,000 का स्टॉक बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सेंस से कि हमने उसे खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसा हमारी जेब से गया होगा। तो जब करंट एसेट्स बढ़ती है ना, तो उसका सेंस होता है हमारे पास पैसा एक तरह से गया है, हमारे पास से पैसा गया। और जब हमने करंट एसेट्स कम होती है, जैसे 10,000 की करंट एसेट्स में मान लो डेटर था 10,000 के, अब वो 6,000 के रह गए, तो इन बिटवीन 4,000 के जो डेटर्स हैं वो कम होने का कारण ये होगा कि उन्होंने हमें पैसा वापस कर दिया होगा, तो हमारे पास एक तरह से पैसे का इनफ्लो हुआ होगा। तो करंट एसेट्स बढ़ती है तो पैसे का आउटफ्लो होता है, करंट एसेट्स कम होती है तो पैसे का इनफ्लो होता है। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही है, इसका मतलब हमने किसी से उधार लिया है, उधार लिया तो हमारे पास उधारी बढ़ रही है, मतलब पैसा आई होगा एक तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में, तो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको क्या करा जाएगा? प्लस किया जाएगा। सेम करंट लायबिलिटीज अगर हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसका मतलब हमने पैसा पे किया है। जैसे क्रेडिटर्स थे 10,000 से 15,000 के हो गए, तो इसका मतलब हमने उनसे 5,000 का माल उधार खरीदा है। एक तरह से उधार जो हमने खरीदा वो हमारे पास पैसा ही आया होगा, अल्टीमेटली हम कैश में खरीदते तो पैसा जाता, बट हमने उधार में खरीद लिया तो एक तरीके से हमारे पास पैसे का इनफ्लो हो जाता है। दूसरा, अगर हमारी क्रेडिटर्स 10,000 से अब 4,000 के रह गए, तो क्रेडिटर्स 6,000 रुपए के जो कम हो रहे हैं, वो ये कंसीडर होगा कि उन क्रेडिटर्स को हमने रीपे कर दिया होगा, तो हमारे पास से पैसे का आउटफ्लो हुआ होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपने उधार लिया तो पैसा आया होगा तो प्लस हो जाएंगे। अगर करंट लायबिलिटीज आपकी कम हो रही है तो उसके मतलब पैसा गया होगा, तो उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। करंट एसेट्स अगर आपके पास कम हो रही है, तो कम होने का सेंस होता है कि आपने उनसे पैसा रिकवर कर लिया होगा, तो आपके पास पैसा आया होगा, प्लस कर दोगे। अगर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स आपके पास क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपने उसे खरीदा होगा या उसमें और इन्वेस्टमेंट करी हुई, पैसा और लगाया होगा उसके अंदर, आपकी जेब से पैसा गया होगा। इससे आपके पास जनरेट होता है कैश।
जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, यानी वो कैश जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है। इसके अलावा लेकिन इसमें दो चीजें अभी भी रह गई, एक तो टैक्स रह गया और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रह गया। टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो टैक्स आपको पे करना होता है, तो नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वाला या प्रीवियस ईयर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई एडजस्टमेंट होती है टैक्स के नीचे तो पेड और मेड के नाम से होती है, तो अकाउंट बनता है उसका। वो अकाउंट कैसे बनेगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम ये बात करें कि आपके पास अगर इनकम टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है प्रीवियस ईयर करंट ईयर कुछ नहीं दे रखा, तो आप करंट ईयर को प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर को क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनता है तो उसमें मेड और पेड निकलते हैं। मेड को प्लस किया जाता है और पेड को क्या करते हैं, माइनस। मेड मतलब पी&एल में एज अ खर्चा दिखाया आपने, जब आपने खर्चा दिखाया तो पी&एल में वही अमाउंट दिखा होगा जो एज अ एक्सपेंस आपने माइनस किए। लेकिन पे कुछ और किया होगा आपने, जो पे किया उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होगा, वो आप बाद में क्या कर दोगे, माइनस। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं बिजनेस में हुए तो हैं, इनकी वजह से पैसा आया और गया तो होगा, पहले एलिमिनेट किया, हटाया जाता है उसको। हटाने के लिए हमने क्या करा था, जो उसमें ऐड किए हो गए थे उनको माइनस कर दिया था, वो माइनस किए थे वो हमने प्लस कर दिए थे। लेकिन एक्चुअल में इनकी वजह से पैसे के आना जाना तो हुआ था, आना जाना हुआ है तो उसको लास्ट में एडजस्ट कर देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम नेचर है तो प्लस कर दोगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस नेचर है तो माइनस, क्योंकि इनकम हुई होगी तो पैसा आया होगा तो इसलिए प्लस करेंगे। और अगर ये एक्सपेंस या लॉस हुआ होगा तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो उस वजह से आप उसे क्या करोगे, माइनस। पहले हमें क्या चाहिए था, आफ्टर से बिफोर चाहिए था, इसलिए मुझे इनको क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि इनका इम्पैक्ट सबसे लास्ट में जाता है तो इसलिए सबसे लास्ट में दिखा हमको। यहाँ से पहले उनको एडजस्ट कर दिया, बाकी टैक्स का बता दिया आपको, डिविडेंड का बता दिया। हमारी शुरुआती स्टेज जो चलती है वो हमेशा यही चलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास नेट प्रॉफिट लेंगे, आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, इससे बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ये बन जाएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम जाएंगे कहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसे यहाँ पहुंच जाते हैं फिर हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है। हमें चाहिए होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके लिए यहाँ से इसको पास पहुंचेंगे और फिर इसमें से कुछ चीजें प्लस माइनस करेंगे। तीन चीजें ही होती हैं, ईओआई होती है, इनकम और एक्सपेंस, दो आइटम हो गए, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स। इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला। बस स्टेप में काम होता है, बस शुरुआत करोगे तो हमेशा आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करोगे, बिफोर तक पहुंचोगे। इतना हिस्सा बताया कि आप इसे चाहो तो वर्किंग मोड में भी कर सकते हो। यानी इसकी शुरुआत में नॉर्मली आप, क्योंकि सारी चीज में लिख रहे हो तो फॉर्मेट ज्यादा बड़ा लगेगा आपको देखने में, इसी चीज को वर्किंग मोड में करोगे तो आपको थोड़ा फॉर्मेट इजी लगना लग जाएगा। कंसेप्ट आफ्टर से बिफोर बनाने है अभी भी नेट प्रॉफिट, लेकिन हमें बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट से कहां पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग को पहुंचने के लिए वो इनकम, वो एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं है वो हटाएंगे, प्लस ऐसे इनकम और एक्सपेंस जो है तो बिजनेस के लेकिन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, उनको भी यहाँ से हटाते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा आता है। नाम ही है वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का रोल होता है। करंट लायबिलिटीज का सीधा रिलेशन होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस कर देना, कम होगी तो माइनस कर देना। करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है, बढ़ेगी तो माइनस की जाएगी, कम होगी तो प्लस की जाएगी। मतलब आपको समझा दिया, बेसिक आपको समझा दिया। क्या जनरेटेड निकलेगा, इसमें भी दो चीजों का एडजस्ट करना रह गया, टैक्स और ईओआई को, क्योंकि याद करो हमने बिफोर बनाया था टैक्स, ईओआई और डिविडेंड। डिविडेंड हमारे पास में आता ही नहीं है, इसलिए डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करते, फाइनेंसिंग में आता है वहां एडजस्ट करेंगे। तो मैंने सिर्फ ईओआई एडजस्ट किया और प्रोविजन को एडजस्ट किया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया। जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, इसको लेके बहुत सारी डाउट्स रहते हैं और बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके रहते हैं। जो बेस्ट तरीका है वो आपको बताया जा रहा है। पहली बात, अगर प्रपोज डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्रपोज डिविडेंड, और सिर्फ यही बता रखा है प्रपोज डिविडेंड, जो कि उसके अलावा कुछ नहीं बता रखा, जो नीचे एडजस्टमेंट्स है उसके अंदर सब लिखा है प्रपोज डिविडेंड पिछले साल इतना था, इस साल इतना था, तो हम ये मान के चलेंगे ये डिविडेंड दोनों लोगों के लिए होता है, यानी दोनों शेयर होल्डर, इक्विटी वालों का भी होगा, प्रेफरेंस। आपको अलग अलग दोनों का निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड आपको सिर्फ इक्विटी का दे रखा होता है, या इंटीरियम डिविडेंड इक्विटी का दे रखा है, तो आपको पता होगा इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी वालों को आपने डिविडेंड दिया, तो कहीं ना कहीं इससे पहले किसको दिया होगा आपने, प्रेफरेंस वालों को, तो उसमें आपको प्रेफरेंस का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ डिविडेंड प्रपोज्ड हो या इंटीरियम गिवन दे रखा है किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए, एंड उसके अलावा मेंशन नहीं कर रखा किसके बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, देन वी हैव टू कैलकुलेट डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो। फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड अलग से निकालना पड़ेगा। बाकी यहाँ मैंने करंट प्रीवियस ईयर लिखा है, तो यहाँ बताया कि यहाँ करंट ईयर भी यूज हो सकता है, प्रीवियस ईयर। अगर बैलेंस शीट में लिखा है तो करंट ईयर यूज करना है, और अगर आपके पास एडजस्टमेंट लिखा है तो प्रीवियस ईयर यूज करोगे। ये कहाँ पे, एडजस्टमेंट जिसको नोट्स बोलते हैं उसके अंदर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना सकते हो।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का साइन सिर्फ एक ही जगह पे होता है कि बिजनेस के अंदर जो आपने काम किया उसी से कितना कैश जनरेट किया। बाकी इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट भी नेक्स्ट क्लास में। एक इसके अंदर पॉइंट रहता है किसको लेकर कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? एक बार आप इसे देख लेना, अगर किसी को डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।